हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं अकाउंट से रिलेटेड एक और बहुत ही अच्छा सा और इम्पॉर्टेंट सा टॉपिक, जो कि आपके एग्जाम में ज़रूर आएगा। अगर आप चाहे जो है 11th की स्टडीज़ कर रहे हैं, या फिर आप बीकॉम कर रहे हैं, या फिर कोई भी ऐसा कोर्स कर रहे हैं जिसमें अकाउंट्स आपका इन्वॉल्व है, तो उसमें आपका ये क्वेश्चन ज़रूर आएगा। क्योंकि हमारे आज के इस वीडियो में हम जो है बैलेंस शीट का फॉर्मेट डिस्कस करने वाले हैं। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था ट्रेडिंग अकाउंट का एक फॉर्मेट, साथ ही साथ आज हम यहाँ पे बैलेंस शीट का फॉर्मेट लेकर के आ रहे हैं। एंड आने वाली 1-2 वीडियोस में हम P&L का भी वीडियो अपलोड कर देंगे। तो ट्रेडिंग एंड अकाउंट आई होप आपको समझ में आया हो। अगर नहीं आया, कुछ प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। और यहाँ पे बैलेंस शीट में भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम लगेगी या फिर कुछ इश्यूज़ आएंगे, कुछ क्वेरीज आएगी, तो प्लीज़ आप जो है क्वेश्चन पूछ सकते हैं हमसे कॉमेंट बॉक्स में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करें। उससे पहले अगर आपने अभी तक नहीं किया है हमारे चैनल को सब्सक्राइब, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। या फिर पहली बार हमारे चैनल पे आ रहे हैं तो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बने हुए छोटे से बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जितने भी फ्यूचर में हम अपनी वीडियोस अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले बैलेंस शीट की जो एक बेसिक बात है वो डिस्कस कर लेते हैं कि बैलेंस शीट में क्या क्या चीज़ें दिखाई जाती हैं। जैसे हमने डिस्कस किया था ट्रेडिंग एंड अकाउंट में आपकी कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। सेल परचेज आती है, साथ ही साथ जितने भी आपके डायरेक्ट खर्चे या डायरेक्ट इनकम्स होती हैं वो आती हैं। डायरेक्ट खर्चे हमने देखे थे कि किस किस प्रकार से आपके डायरेक्ट खर्चे यहाँ पे जो है इन्वॉल्व किए गए थे। जैसे कि मैं आपको यहीं पे एक बार पेज पे दिखा दूँ कि कैसे इसमें कितने खर्चे होते हैं और कैसे आपका यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस, ग्रॉस प्रॉफिट एंड लॉस निकल के आता है। तो ये हमने डिस्कस किया था। अब वहीं पे बैलेंस शीट में कौन कौन से आइटम्स आते हैं। बैलेंस शीट में आपकी वो सारे आइटम्स आते हैं जो कि आपकी एसेट की कैटेगरी के होते हैं, या फिर आपकी जो है लायबिलिटी की कैटेगरी के होते हैं। नाउ अगर मैं एसेट एंड लायबिलिटी बोल रही हूँ तो दोनों चीज़ें यहाँ पे इन्वॉल्व होगी, करंट भी एंड नॉन करंट भी। करंट क्या होती है, जो छोटे टर्म के लिए होती है, जैसे 1 साल के लिए, 1 साल के अंदर अंदर जो है वो चेंज हो जाएगी। और नॉन करंट क्या होती है, जो 1 साल से ज़्यादा के लिए चलती है। तो यहाँ पे आपकी दोनों तरीके की करंट एसेट और योर करंट लायबिलिटी भी आएंगी, और लॉन्ग टर्म एसेट या फिक्स्ड एसेट या फिर आपकी लॉन्ग टर्म जो है लायबिलिटी, यहाँ पे वो सब आएंगी। तो यहाँ पे इन दोनों को इंक्लूड किया जाता है। आपकी यहाँ पे 2 साइड होती है, एक आपकी क्रेडिट, एक आपकी डेबिट। डेबिट साइड में आपकी कैपिटल और लायबिलिटीज़ लिखी जाती हैं, और क्रेडिट साइड में आपकी सारी एसेट लिखी जाती हैं। हमने एक इक्वेशन पढ़ी थी 11th के बिल्कुल शुरू के चैप्टर में, जिसमें हमने देखा था कि कैपिटल प्लस योर लायबिलिटी इज इक्वल टू एसेट, ये हमारी क्या होती है, ये हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन होती है। इसको भी हमने डीपली एक वीडियो में डिस्कस किया है, लेकिन यहाँ भी आपको बता दें इसका मतलब क्या है कि आपने जितनी भी एसेट खरीदी होंगी, जितना भी सामान खरीदा होगा, वो कैसे खरीदा होगा। या तो कंपनी का ऑनर पैसे लाया होगा, उससे खरीदा होगा, यानी कैपिटल से खरीदा होगा, या फिर आपने उधारी में उठा लिया होगा। तो उधारी में उठाया होगा तो आपकी लायबिलिटी क्रिएट हो गई होगी। तो यानी कि जितनी भी एसेट आपके पास हैं वो या तो आपने कैपिटल से खरीदी है, या फिर आपने लायबिलिटी के लिए को खड़ा करके खरीदा है। तो इन दोनों का जोड़ जो है वो किसके बराबर आएगा, आपके फिक्स्ड एसेट के बराबर। इसलिए बैलेंस शीट जो है एट द एंड ऑफ द डे, यानी कि जब आप पूरा क्वेश्चन कर लोगे तो इसका जो भी बैलेंस आएगा वो मैच करेगा। अगर मैच नहीं कर रहा, इट मीन्स आपने क्वेश्चन में कहीं ना कहीं गड़बड़ी कर दी है। तो बैलेंस शीट का मैच करना बहुत ज़रूरी है। चाहे आपकी शादी में आपके गुण 36 के 36 आपके पार्टनर से ना मिले, पर यहाँ पे बैलेंस शीट में अगर आपके जो है यहाँ पे बैलेंस नहीं मिला तो आपके सारे गुण खराब कर दिए जाएंगे आपकी इन्विजिलेटर, जो भी आपका पेपर चेकर होगा, उसके द्वारा। तो इसलिए इसको मैच करना बहुत ज़रूरी है। नाउ स्टार्ट विद द क्वेश्चन कि अगर आपके पास क्वेश्चन आता है बैलेंस शीट का तो कैसे उसको करते हैं। तो मान लीजिए किसी कंपनी का नाम दिया गया है क्वेश्चन में, लेट्स सपोज कोमल प्राइवेट लिमिटेड लिखा हुआ है। तो सबसे पहले आप ऊपर नाम लिखोगे इन द बुक्स ऑफ कोमल प्राइवेट लिमिटेड या कोमल प्राइवेट लिमिटेड, और फिर यहाँ पे लिखोगे बैलेंस शीट ऑफ यहाँ पे आपका नाम कोमल प्राइवेट लिमिटेड एज एट किस डेट पे। देखो नाम अगर आप ऊपर लिख रहे हो तो यहाँ लिखने के लिए ज़रूरत नहीं है, आप सीधा सीधा लिख सकते हो एज ऑन डेट, ठीक है। बट अगर इस तरीके से लिख रहे हो तो मैं आपको कहूँगी कि आप ऐसा प्रेफर करो कि ऊपर नाम लिखो एंड देन आप नीचे लिखो बैलेंस शीट एज एट, ठीक है। फिर यहाँ पे डेट लिखो। तो डेट आपकी क्या हो सकती है, मान लीजिए लेट सपोज हमारा जो है साल वो है 1 अप्रैल 2020 से लेकर के 31 मार्च 2021 का, क्योंकि अकाउंट्स में ऐसे ही ईयर शुरू होते हैं अप्रैल से 31 तक के, ठीक है। वो जनवरी फरवरी वाला हमारे में केस नहीं होता, हमारे में अप्रैल से मार्च तक का केस होता है। तो यहाँ पे आपका जो डेट आएगी वो आएगी 31 मार्च 2021। अगर ये क्वेश्चन में अगर ये डेट दी गई है, अगर क्वेश्चन में कुछ और डेट दी गई है तो आप वो लोगे। क्वेश्चन में आपको दिसंबर की भी दी जा सकती है, कोई भी दी जा सकती है, पर अगर नहीं जनरली देखा जाए तो आपको 31 मार्च ही देखी जाती है।
नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन। अब यहाँ पे जो है परफॉर्मा पे अगर हम देखें तो कैसे बनता है परफॉर्मा इसका। सबसे पहले जो है आपकी लायबिलिटी साइड में जो सबसे बड़ी लायबिलिटी होती है वो देखी जाती है कि आपके जो बिजनेस है उसमें जिसने पैसा लगाया हुआ है, या ये कहीं कि अगर प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है तो प्रोप्राइटर का जो पैसा है हम क्या कहते हैं, कैपिटल है। दैट इज व्हाट अ कैपिटल। कैपिटल क्या होता है, जो कि किसी बिजनेस के ऑनर ने पैसा अपना लगाया हुआ है बिजनेस में, दैट इज कैपिटल। तो कैपिटल का यहाँ पे बैलेंस लिखा जाता है। सबसे पहले आप देखेंगे कि आपका कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस कितना था, यानी कि साल के शुरुआत में इसका कितना बैलेंस था, प्लस इस साल का जो प्रॉफिट हुआ है वो भी इसमें ऐड किया जाएगा। क्यों किया जाएगा, देखो बिजनेस मेरा, मान लो मैंने ये बिजनेस स्टार्ट किया हुआ है टीचिंग का, ठीक है, क्योंकि टीचिंग भी आजकल बिजनेस ही है। तो टीचिंग का मैंने बिजनेस स्टार्ट किया हुआ है। यहाँ पे मैंने जो है शुरुआत में 4,000 रुपये लगाए थे, और अब क्या है, इस पूरे साल में जो है इसका प्रॉफिट हुआ है 15,000 रुपये, या मान लो 16,000 रुपये। तो 16,000 रुपये प्रॉफिट हुआ है, तो वो प्रॉफिट कहाँ जाएगा, कहने के लिए बिजनेस एंड बिजनेसमैन अलग है, पर यहाँ पे जो है प्रोप्राइटर का बिजनेस है, या कोई ऐसा बिजनेस है जहाँ पे आपका जो है पता है कि आपको प्रॉफिट जो है प्रोप्राइटर लेके जा रहा है या ऑनर लेके जा रहा है, तो उस केस में जो है वो प्रॉफिट भी क्या हो गई, एक तरीके से आपके लिए, एक बिजनेस के लिए लायबिलिटी हो गई, क्योंकि वो प्रॉफिट भी अब प्रोप्राइटर का है, ठीक है, वो आपको उस प्रोप्राइटर को देना पड़ेगा। तो इसलिए जो कैपिटल का अकाउंट होगा उसमें वो प्रॉफिट ऐड किया जाएगा। एक और चीज़, या तो आप चाहे तो कैपिटल अकाउंट अलग से बना करके वहाँ से जो बैलेंस आता है सीधा सीधा लिख सकते हैं, और अगर ज़्यादा उसमें डिटेलिंग नहीं दी गई है, ज़्यादा उसमें जो है एडजस्टमेंट नहीं है, तो आप इस तरीके से भी ले सकते हैं। तो कैपिटल अकाउंट यहाँ पे आप ऐड करोगे ओपनिंग बैलेंस, कितना ओपनिंग था उसके में, मान लो हमारा यहाँ क्वेश्चन में हमने लिया 4,000 ओपनिंग था, तो यहाँ पे 4,000 हम जो है लिख देंगे, 4K, ठीक है। नेट प्रॉफिट हमारा 16K आ गया मान लो। अब देखो बिजनेस से मैं जो है प्रॉफिट ले जा रही हूँ, तो हो सकता है मैंने बिजनेस से कुछ ना कुछ पैसा भी हटाया हो, ठीक है, बिजनेस से कुछ ना कुछ लेके गई हूँ, जैसे कि हो सकता है कि बिज़नेस से मैंने कुछ कैश निकाल लिया हो सकता है मेरा बिज़नेस का जो है गारमेंट का बिज़नेस है, वहाँ से मैं कपड़े लेकर के चली गई कि भाई मार्केट से नहीं खरीदने पड़ेंगे, तो जो वैल्यू मैं लेकर के गई हूँ, या तो वो कैश में होगी या फिर किसी काइड में होगी, तो उसको हम कहते हैं ड्राइंग। जब एक बिजनेसमैन अपने ही बिजनेस से जो है कुछ सामान निकाल लेता है, कुछ पैसा निकाल लेता है, विड्रॉ कर लेता है, जिसको आम भाषा में कहते हैं विड्रॉ कर लेना, उसको जो है अकाउंटिंग लैंग्वेज में कहा जाता है ड्राइंग्स, ठीक है, ड्राइंग्स। तो अगर मैंने कुछ पैसा निकाला है तो वो यहाँ पे भी आएगा, लेट सपोज 1,000, वो यहाँ पे लेस होगा। अच्छा प्रॉफिट है तो ऐड हो गया, बट अगर लॉस है तो वो भी तो अपना है ना, ऐसा थोड़ी ना जो अच्छा वो मेरा, जो बुरा वो तेरा, ऐसा नहीं हो सकता। तो अगर अच्छा है वो भी मेरा, बुरा है वो भी मेरा। तो यहाँ पे अगर कुछ लॉस हुआ होगा अगर आपकी कंपनी को, तो वो आप यहाँ पे माइनस करोगे। तो यानी या तो प्रॉफिट का वैल्यू आएगा या लॉस का वैल्यू आएगा। प्रॉफिट आ रहा है तो प्लस किया जाएगा, और लॉस आ रहा है तो नेगेटिव में डाला जाएगा, माइनस किया जाएगा। उसके बाद यहाँ जो वैल्यू आएगी वो फिर आप यहाँ पे लिख दोगे, इसका पूरा टोटलिंग करने के बाद आप यहाँ पे लिख दोगे। नेक्स्ट इज आपके पास आती है लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी कैसी होती है, जैसे कि आपने लोन ले रखा है, बैंक से लोन ले लिया, अब वो बैंक से जो आपने लोन लिया है 4-5 महीने में तो आप चुकाओगे नहीं, ऑब्वियसली एक महीने से एक साल से ज़्यादा का टाइम पीरियड आपने लिया होगा, तो वो क्या होता है लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, जो बहुत लंबे समय तक के लिए होती है। वैसे ही अगर आप देखोगे तो आपके बॉन्ड्स, डिबेंचर, ये क्या होते हैं लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में आते हैं। तो अगर आपके क्वेश्चन में बॉन्ड्स दिए गए हैं, डिबेंचर्स दिए गए हैं, या अदर इस तरीके के लॉन्ग टर्म लोन्स दिए गए हैं, सिक्योर्ड लोन के नाम से दिया गया है, तो आप यहाँ पे उसको लिखोगे, वो आपका आएगा लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज के अंदर। यहाँ पे अभी सिर्फ लोन का अमाउंट लिखा है, उसके अलावा भी बहुत चीज़ें आपकी आ जाएंगी, तो यहाँ पे आपका अमाउंट आ जाएगा। नाउ लेट्स कम टू द करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी क्या होती है, जो थोड़े टाइम के लिए लायबिलिटी होती है, यानी कि वो चेंज होती रहती है। उसको जो है चेंज होने का टाइम पीरियड ऐसा नहीं है कि 1 साल बाद जाकर के चेंज होगी, अभी भी हो सकती है, 1 साल के अंदर अंदर हो सकती है। तो उसमें आपके कौन कौन से पॉइंट है। अब करंट लायबिलिटी में आपके पास क्या क्या आएंगी, ऐसी लायबिलिटीज यानी ऐसी देनदारियां जो थोड़े समय में चेंज होती रहेंगी या थोड़ी दिनों में चुका दी जाएंगी। अब जैसे कि रिसीव्ड इन एडवांस, आपने कोई इनकम थी वो रिसीव कर ली है एडवांस में, आपको रेंट रिसीव करना होता है, ध्यान दीजिएगा। आप किसी जगह के मालिक हो और वहाँ से आपको रेंट मिलता है यानी कि आपको जो है रिसीव होता है। सपोज उस इंसान ने जो है 2 महीने का एक्स्ट्रा एडवांस में ही आपको रेंट पे कर दिया है, बहुत मनुष्य अच्छा था तो उसने क्या किया 2 महीने का एडवांस में रेंट दे दिया। अब यहाँ पे आप देखो कि 2 महीने का एडवांस आपको रेंट मिला हुआ है, तो क्या ये आपके लिए अच्छी बात है, नहीं। हो सकता है 1 महीने बाद वो आ जाए आपके सर पे और कहे कि मेरा 1 महीने का रेंट मुझे वापस दे, क्योंकि मैं नहीं रहने वाला, मेरा टाइम पीरियड यहाँ पे खत्म हो चुका है, मुझे 1 महीने का रेंट मुझे वापस दे दो। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये आपकी देनदारी शुरू हो गई है, यहाँ पे देनदारी खड़ी हो गई है अगर आपने एडवांस में कोई चीज़ रिसीव की है, क्योंकि कल को वो पार्टी आकर के आपसे जो है वो पैसा वापस ले सकती है, क्योंकि आज के टाइम में दिया हुआ लेना वापस लेना बहुत ही नॉर्मल बात है, इसीलिए ये क्या होती है एज ए लायबिलिटी देखी जाती है। तो कभी भी कोई चीज़ आपको
एडवांस में मिल रही है या कुछ एक्स्ट्रा मिल रही है तो खुश मत होना, ये सोच कर डर जाना कि कल को देना भी पड़ेगा। तो इसलिए इनकम रिसीव्ड इन एडवांस को कैसे ट्रीट किया जाएगा, करंट लायबिलिटी की तरह। वही सन्ड्री क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स यानी कि आपके जो देनदार है, हम आपको आपने जिनको पैसा देना है, जैसे आपने कोई माल उठा लिया जो है आपके पास पैसे नहीं थे, आपके पास कुछ नहीं था, आपने क्या किया, चल दोस्त यार है तो क्रेडिट में दे दे, उधार पे दे दे। तो अब ये क्या है, सन्ड्री क्रेडिटर्स, इनको कल को आपको पेमेंट करनी है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो कि आपने 31 मार्च तक हो गए थे, आपके इंकर्ड जो है अकर्ड हो गए थे, पर आपने पे नहीं किए, कि सैलरी हो गई, 1 महीने की सैलरी आपको देनी है आपके स्टाफ को, बट अभी तक आपने दी नहीं है, तो अब आपके लिए क्या है, वो आउटस्टैंडिंग है कि अब यार अभी ये देनी खड़ी हुई है, इसको देना है, तो वो क्या है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है वैसे हो सकता है बिजली का बिल भी आपने पे ना किया हो, या कुछ और बिल है वो आपने पे ना किया हो, तो बिल माफ़ कीजिएगा, बिल्स पेबल है यहाँ पे अभी, ठीक है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में आपके जो है सारी चीज़ें आती हैं, बिल्स बिजली का बिल, सैलरी वगैरह जो भी अभी आपने नहीं दिया है। नेक्स्ट इज योर बिल्स पेबल। बिल्स पेबल क्या होते हैं, देखिए बिल्स पेबल और रिसीवल होते हैं, आपने जिस तरीके से आपके पास कैश नहीं है, आपके पास बैंक में पैसा नहीं है, तो आप एक प्रॉमिसरी नोट या फिर आपका बिल ऑफ एक्सचेंज का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं, जिसके बारे में आप आई होप आपने पढ़ा होगा, या नहीं पढ़ा तो हम डिटेल में इसको भी आगे डिस्कस करेंगे। तो वहाँ पे क्या करते हैं, आप एक लेटर पे लिख के दे देते हो एक तरीके से कि हम इसको इस डेट पे इतना पैसा दे देंगे, तो क्या आप प्रॉमिस करते हो, या बिल ऑफ एक्सचेंज उसके लिए लिखा जाता है, तो उसको कहा जाता है बिल्स पेबल और बिल्स रिसीवेबल। अगर आपने पेमेंट करने के लिए लिखा हुआ है तो दैट इज योर बिल्स पेबल, और आपको अगर रिसीव हुई है वो चीज़ कि हम आपको पेमेंट दे देंगे, तो दैट इज बिल रिसीवेबल फॉर यू। अब बैंक ओवरड्राफ्ट, कई बार होता है बैंक जो है आपको एक फैसिलिटी देती है, दैट इज ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी। जैसे आपके बैंक में 5,000 रुपये हैं, तो आप उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा निकाल सकते हो, जो कि आपको बाद में पे करना पड़ेगा। ऐसा नहीं निकाल सकते हो कि तुम उसके जमाई लग रहे हो, नहीं, आपको पे करना पड़ेगा। तो वो क्या है कि बिल बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी देती है। क्यों देती है और किन लोगों को देती है, जिन लोगों का अच्छा बिजनेस चल रहा होता है या जिनमें कैश ज़्यादा चाहिए होता है और उनकी जो है क्रेडिट वर्थनेस अच्छी होती है, तो बैंक ऐसे लोगों को ये फैसिलिटी दे देती है। जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनके बैंक में अकाउंट है, तो उनको ये फैसिलिटी मिलती रहती है, और उनके में 40-50 लाख रुपये आराम से ओवरड्राफ्ट तक चलते रहते हैं। तो ये कितना ओवरड्राफ्ट दिया जाएगा, ये डिपेंड करता है बैंक की उस कस्टमर की हमारे पास कितनी वैल्यू है। वैल्यू मतलब कि वो कितना अच्छा काम करता है, क्या उसके पास ट्रांजेक्शन होती रहती है, क्या उसका बिजनेस भी अच्छा है, कल को दे देगा, भाग तो नहीं जाएगा। तो ऐसी चीज़ें देख करके उनको ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी दी जाती है। तो ये सारी चीज़ें आई आपकी लायबिलिटी साइड। नाउ कम टू द एसेट साइड। एसेट साइड में कौन कौन सी चीज़ें होती है, सबसे पहले फिक्स्ड एसेट होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप बिजनेस कर रहे हो तो आपके पास फिक्स एसेट होगा ही होगा। फिक्स्ड एसेट कौन सी होती है, ऐसे एसेट जो लॉन्ग टर्म के लिए चलती है, ऐसा नहीं है कि आज आया तो कल चला जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल बिल्डिंग हो गया, ठीक है, बिल्डिंग आपकी फिक्स्ड एसेट है। प्लांट एंड मशीनरी, बिजनेस कर रहे हो तो ये सब चीज़ें तो होंगी ही। फर्नीचर एंड फिक्शंस, फर्नीचर हो गया, आपका लैंड हो गया, आपका गुडविल हो गया। गुडविल यानी आपकी रेपुटेशन, जिसका भी आप वैल्यूएशन करते हो। तो ये सारी चीज़ें आपकी जो है फिक्स्ड एसेट के तौर पे देखी जाती है। फिक्स्ड एसेट यानी ये लंबे समय तक चलेगी, अभी तो और चलेगा। नेक्स्ट इज योर इन्वेस्टमेंट। अब आपने कुछ इन्वेस्टमेंट भी की हुई होगी, दैट इज ऑल्सो योर एसेट। कि मान लो आपने जो है, आपके पास पैसे थे, आपने कोई शेयर्स खरीद रखे हैं, आपने कोई बॉन्ड खरीद रखे हैं। अच्छा, बॉन्ड बेचे हुए हैं तो आपकी यहाँ पे आ जाएगी क्या कहते हैं, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में। अगर आपने शेयर बेचे हुए हैं तो कैपिटल में आ जाएगा आपका, ठीक है, जब आप कंपनी की बैलेंस शीट बनाओगे। और वहीं पे अगर आपने बॉन्ड्स एंड शेयर कैपिटल खरीदे हुए हैं तो किसी और कंपनी के, तो वो आपके लिए एक एसेट के तौर पर आएगी, और वो यहाँ पे एसेट साइड आ जाएगी। तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट में आपकी वो सारी इन्वेस्टमेंट्स आ जाएंगी जो आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी है। अब कुछ बच्चे कहेंगे मैंने इन्वेस्टमेंट कर रखी है प्लांट एंड मशीनरी में, तो नहीं बच्चे, वो आपकी फिक्स्ड एसेट है, क्योंकि आप उससे बिजनेस कर रहे हो, तो वो इन्वेस्टमेंट के तौर पर नहीं ली जाएगी। नेक्स्ट इज जो करंट एसेट। करंट एसेट जो है, करंट एसेट भी आपकी इस करंट लायबिलिटी की तरह होती है, जो कि छोटे टर्म पीरियड में चेंज होती रहती है। अब इसमें कौन कौन सी एसेट होती है, एक होता है आपका क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक करंट एसेट क्यों लिया गया है, क्योंकि डेली रूटीन पे आपका जो है काम चल रहा है, बिजनेस चल रहा है, कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे और स्टॉक तो बिकेगा ही बिकेगा, तभी जो है उसको क्या रखा जाता है, करंट एसेट में रखा जाता है। नेक्स्ट इज अकर्ड इनकम। अकर्ड इनकम यानी कि आपने इनकम जो है बना ली है पर आपको अभी तक रिसीव नहीं हुई है। ऐसी भी कुछ इनकम होती है जो आपने मतलब अर्न कर ली है पर अभी आपको रिसीव नहीं हुई है, सो दैट इज योर अकर्ड इनकम। प्रीपेड एक्सपेंसेस यानी कि कुछ एक्सपेंसेस आपने एक्स्ट्रा पे कर दिए। जैसे कि अगर इस केस में देखें, हमने लिया था एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में रेंट का हमने एक एग्जाम्पल लिया था। तो जैसे आपने रेंट रिसीव किया है, हो सकता है आपने रेंट जो है किसी को पे भी किया हो, एडवांस में पे किया हो, तो उसको कहा जाता है प्रीपेड एक्सपेंस की, यानी पेमेंट आपने प्रीपेड कर दी है, पहले ही पेमेंट कर दी है। जैसे हम फोन का रिचार्ज करते हैं प्रीपेड, यानी पेमेंट पहले करते हैं फिर उसको यूज़ करते हैं। तो इन दैट सेम केस यहाँ पे जो है आपकी इनकम
माफ़ कीजिएगा, आपके कुछ एक्सपेंसेस थे जो आपने एडवांस में रिसीव कर दिए हैं, एडवांस में पे कर दिए हैं, तो अब आप इसको कहाँ रखोगे? प्रीपेड एक्सपेंस में। जैसे अगर आपने एडवांस में रेंट पे कर दिया है तो दैट इज़ योर प्रीपेड एक्सपेंस। सन्ड्री डेटर्स आपके आ जाएंगे, जस्ट लाइक क्रेडिटर्स। बिल रिसीवेबल हमने अभी बात की थी, बिल्स पेबल की तरह। कैश एट बैंक एंड कैश इन हैंड, हाथ में जो आपके कैश है और कैश जो आपके बैंक में पड़ा हुआ है, ये सारी आपकी क्या है? करंट एसेट है। ये सारी आपकी करंट एसेट है, ये सारी आपकी फिक्स्ड एसेट है। तो ये सारी चीज़ें आपकी आती हैं एक बैलेंस शीट में। तो ये एक नॉर्मल, एक तरीके से कहा जाए तो कॉमन चीज़ें थी जो आपको हर जगह हर क्वेश्चन में दिखेगी। हो सकता है इसके अलावा भी कुछ पॉइंट्स आपको दिख जाए, तो वो भी आप जो है ये देखिएगा कि ये क्या बिजनेस के लिए कैपिटल है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है या करंट लायबिलिटी है या क्या है, फिर उस चीज़ को उस जगह पे आप डाल सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेरी है, आपके पास कोई पॉइंट ऐसा है आपको नहीं समझ आ रहा, तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आई विल हेल्प यू, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प यू। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन।